नमस्कार। समय निकल जाने के पश्चात केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। इसलिए समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए आपने हमेशा उसका सदुपयोग करना है। आज की स्टडी शुरू करने से पहले पिछले पार्ट में हमने जो पढ़ा उससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस। मदों के समूह को क्या कहते हैं? समगर। समगर की एक इकाई को क्या कहते हैं? मद। अनुसंधान की वह कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत समगर की सभी मदों का अध्ययन किया जाता है? जनगणना विधि। उत्पादन गणना करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? जनगणना विधि। आज आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियों के पार्ट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रतिदर्श विधि, सैंपल मेथड, इसके गुण व अवगुण तथा प्रतिचयन की विधियां, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे यादृच्छिक प्रतिचयन, रैंडम सैम्पलिंग और सविचार प्रतिचयन, पर्पजिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। तो अब शुरू करते हैं प्रतिदर्श विधि से। अब पिछले पार्ट में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रतिदर्श है, सैंपल है, उसके अंतर्गत हम पूरी समगर में से कुछ एक मदों को ही अध्ययन के लिए लेते हैं। तो प्रतिदर्श विधि वह विधि है जिसमें किसी समगर का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूह से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 11वीं और 12वीं के 500 छात्रों के मासिक व्यय के अध्ययन के लिए केवल 50 छात्रों के मासिक व्यय से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना। अब है प्रतिदर्श विधि की उपयुक्तता, सुटेबिलिटी ऑफ सैंपल मेथड, कि यह विधि किस किस क्षेत्र के लिए या किन दशाओं के लिए उपयुक्त है। तो नंबर 1, जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो। बड़ा क्षेत्र है तो हमने तो सैंपल ही लेने हैं, कुछ एक मात्रा में लेने हैं, तो वहाँ के लिए यह विधि उपयुक्त है। हम जल्दी ही सैंपल इकट्ठा कर लेंगे। नंबर 2, जब उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता ना हो। अब आप शॉप में जाते हैं, आपने वहाँ से मान लीजिए चने की दाल ली, तो आप कैसे चने की दाल लेते हैं? आप हथेली में जो है कुछ एक चने के दाने देखते हैं और आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यह चने की दाल कैसी है। और ख़रीद के जब घर आए तो देखा कि चने की दाल तो ख़राब है। बस आपने ऊपर से ही वो चने के दाने देखे थे और उसी से आपने अंदाज़ा लगा लिया था। तो यह विधि की उपयुक्तता सिर्फ उसी क्षेत्र के लिए है, उसी अनुसंधान के लिए है जहाँ पे शुद्धता की आवश्यकता हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होती है। नंबर 3, जब विभिन्न इकाइयों के अत्यधिक परीक्षण की आवश्यकता ना हो। और नंबर 4 है, जब समग्र की सभी इकाइयां लगभग एक जैसी हो। जबकि जनगणना विधि में भिन्न इकाइयों का भी हम अध्ययन कर लेते हैं क्योंकि हम प्रत्येक मद का उसमें अध्ययन करते हैं। प्रतिदर्श विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ सैंपल मेथड। पहला गुण तो है कम खर्चीली। अब क्योंकि हमने कुछ ही मदों का अध्ययन करना है तो खर्च कम होगा। तो सर्वेक्षण की प्रतिदर्श विधि कम खर्चीली होती है। इसमें धन व मेहनत की बचत होती है क्योंकि समग्र की केवल कुछ ही इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 है समय की बचत। प्रतिदर्श प्रणाली के द्वारा आंकड़ों का अधिक शीघ्रतापूर्ण संकलन किया जा सकता है क्योंकि मदों की संख्या कम होती है। नंबर 3, गलती की पहचान। इस विधि में केवल सीमांत मदों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए गलती की पहचान करना आसान होता है। नंबर 4, व्यापक अन्वेषण। व्यापक अन्वेषणों की स्थिति में प्रतिदर्श विधि अधिक उपयोगी होती है क्योंकि जनगणना विधि के प्रयोग पर बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है। नंबर 5, प्रशासनिक सुविधा। इस विधि में सर्वेक्षण का संगठन तथा प्रशासन
अधिक सुविधापूर्वक ढंग से किया जा सकता है। अधिक निपुण तथा योग्य प्रश्नकर्ता नियुक्त किए जा सकते हैं। अब है प्रतिदर्श विधि के अवगुण, डीमेरिट्स। पहला अवगुण है पक्षपातपूर्ण। अब क्योंकि कुछ एक मदें ही लेनी है और अनुसंधानकर्ता अपनी मनपसंद के मदों को ले सकता है अध्ययन के लिए, अर्थात पक्षपात किया जा सकता है। तो इस विधि से समग्र के एक भाग का अन्वेषण होता है, इसलिए इस विधि में पक्षपात की संभावना होती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता केवल उन्हीं मदों को प्रतिदर्श के रूप में चुन सकता है जो उसे पसंद होती हैं। नंबर 2, अशुद्ध निष्कर्ष। क्योंकि जब हमने मदें अपनी मनपसंद की चुनी है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, गलत होगा। तो इस विधि में यदि गलत प्रतिदर्श चुने जाते हैं तो निष्कर्ष अशुद्ध निकलते हैं। नंबर 3, प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चुनाव में कठिनाई। एक अनुसंधानकर्ता के लिए कई बार ऐसे प्रतिदर्श का चुनाव कठिन हो जाता है जो समग्र का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता हो। नंबर 4, सैंपल बनाने में कठिनाई। कई बार सांख्यिकी समूह इतना विविध होता है कि प्रतिदर्श बनाना संभव नहीं होता। और जो 5वां अवगुण है वो है विशिष्ट ज्ञान। प्रतिदर्श की विधि एक तकनीकी विधि है। समग्र में से उपयुक्त प्रतिदर्श लेने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। अभी यहाँ तक एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि जनगणना विधि में हम पूरी समग्र का अध्ययन करते हैं, अर्थात समग्र की प्रत्येक इकाई से संबंधित आंकड़े हम एकत्रित करते हैं। जबकि प्रतिदर्श विधि में हम समग्र के कुछ एक मदों को ही अध्ययन के लिए लेते हैं। तो जब हमने कुछ एक मदें लेनी है, अर्थात हमने उनका चयन करना है, तो चयन कैसे करेंगे? अपनी मनपसंद के आधार पर करेंगे, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर करेंगे, या किसी अन्य आधार पर करेंगे। तो प्रतिदर्श विधि के लिए जब हमने प्रतिचयन करना है, मदों का चयन करना है, तो हम अब पढ़ेंगे प्रतिचयन की विधियां कि वो कौन कौन सी विधियां हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके आधार पर हम मदों को लेंगे अपने अध्ययन के लिए। तो प्रतिचयन की विधियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्य 6 विधियां हैं। पहली यादृच्छिक प्रतिचयन, रैंडम सैम्पलिंग। दूसरी सविचार प्रतिचयन, परपजिव सैम्पलिंग। थर्ड स्तरित प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। फोर्थ व्यवस्थित प्रतिचयन, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फिफ्थ कोटा प्रतिचयन, कोटा सैम्पलिंग। और सिक्स्थ सुविधा अनुसार प्रतिचयन, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे यादृच्छिक प्रतिचयन, रैंडम सैम्पलिंग। अब आपने प्लेइंग कार्ड्स तो देखे होंगे, और यदि आपको कहा जाए कि प्लेइंग कार्ड्स में से बिना देखे आपने कोई 3 कार्ड्स निकालने हैं, तो 3 कार्ड्स कौन से होंगे? कोई से भी हो सकते हैं। वो 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, या कोई अन्य नंबर हो सकता है। तो सभी कार्ड्स के चुने जाने का या निकलने का वहाँ पे बराबर अवसर होता है। हम नहीं कह सकते कि सिर्फ यही कार्ड निकलेगा। तो जब सभी के समान अवसर हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? रैंडम सैम्पलिंग। तो यादृच्छिक प्रतिचयन वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। प्रतिदर्श में कौन सी इकाई शामिल होगी और कौन सी नहीं, इस बात का निर्णय अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा से नहीं करता, बल्कि इकाइयां चुनने का काम पूर्ण रूप से अवसर या दैव, जिसे हम चांस कहते हैं, पर छोड़ दिया जाता है। इसलिए इसे कई बार दैव विधि भी कहा जाता है। यह विधि पक्षपात रहित तथा कम खर्चीली है, और इस विधि का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर की इकाइयाँ आपकी एक जैसी हों, समरूप इकाइयाँ हों। यादृच्छिक प्रतिचयन के अनुसार प्रतिदर्श चुनने मुख्य 2 विधियाँ हैं। एक लॉटरी विधि। इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों की पर्चियां बना ली जाती हैं। एक निष्पक्ष
व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता स्वयं आंखें बंद करके उतनी पर्चियां उठा लेता है जितनी इकाइयां प्रतिदर्श में शामिल की जानी होती हैं। और नंबर 2, यादृच्छिक संख्याओं की सारणियां। कई सांख्यिकी विद्वानों ने यादृच्छिक संख्याओं की सारणियों का निर्माण किया है। इन सारणियों के प्रयोग से प्रतिदर्श का चुनाव करने में सहायता मिलती है और इन विभिन्न सारणियों में टिपट सारणी अधिक प्रसिद्ध तथा प्रचलित है। अब है यादृच्छिक प्रतिचयन के गुण और एकदम आसान है। नंबर 1, पक्षपात की संभावना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपनी पसंद की मदों का चुनाव नहीं कर सकता। नंबर 2, समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव का समान अवसर प्राप्त होता है, अर्थात किसी को भी चुना जा सकता है। नंबर 3, प्रतिदर्श समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता है। और नंबर 4, यह एक सरल तथा प्रत्यक्ष विधि है। अब इसके अवगुण, डीमेरिट्स। यदि प्रतिदर्श का आकार छोटा है तो इस विधि द्वारा सांख्यिकी समूह का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो समूह हमारे पास बड़ा होना चाहिए। और यदि सांख्यिकी समूह में कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण है कि उनका प्रतिदर्श में शामिल होना आवश्यक है तो यह विधि उपयुक्त नहीं होगी। प्रतिचयन की अगली विधि है सविचार प्रतिचयन, पर्पजिव और डेलिब्रेट सैंपलिंग। अब पता लग रहा है कि सविचार, विचार करने के बाद, सोचने के बाद, अपनी इच्छा अनुसार। तो सविचार प्रतिचयन विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समग्र में से अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदर्श के रूप में ऐसी इकाइयां चुन लेता है जो उसकी राय में समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब आपने ध्यान देना है कि इस विधि का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ अनुसंधान के लिए कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण हों कि उनको प्रतिदर्श में शामिल करना आवश्यक हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए यदि भारत में लौह इस्पात उद्योग का सर्वेक्षण करना हो तो हमें टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जैसी बड़ी कंपनी को तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा अनुसंधान अधूरा ही रह जाएगा। अच्छा, इस विधि में पक्षपात की भी ज़्यादा संभावना हो जाती है और जब पक्षपात होगा तो शुद्धता भी कम रहेगी। तो हम करते हैं इस विधि के गुण। नंबर 1, यह विधि ऐसे क्षेत्रों में अधिक उपयोगी है जिनमें लगभग एक सी इकाइयां हों, अर्थात समरूप इकाइयां हों। नंबर 2, प्रतिदर्श का चुनाव जानबूझकर अध्ययन के उद्देश्य के अनुरूप किया जा सकता है। और नंबर 3, प्रतिदर्श मदों के चुनाव के लिए यह विधि सरल है। इसके अवगुण, प्रतिदर्श के चुनाव में पक्षपात की अधिक संभावना होती है और पक्षपात की संभावना के फलस्वरूप इस विधि की विश्वसनीयता संदेहपूर्ण हो सकती है। आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियों के इस पार्ट में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रतिचयन की शेष विधियां करेंगे और साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि में क्या अंतर है उसे करेंगे। अब आपके सामने यहाँ वर्कशीट दी गई है। आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह समझकर इनके आंसर अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। जब अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक हो तो आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी? लॉटरी निकालने के लिए प्रतिचयन की कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? प्रतिदर्श विधि से क्या अभिप्राय है? इसके गुण व अवगुण लिखिए। यादृच्छिक प्रतिचयन क्या है? इसके गुण व अवगुणों का वर्णन करो। सविचार प्रतिचयन से क्या अभिप्राय है? इसके गुण व अवगुण लिखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय।